this particular quotation that has been a UPSC previous year question. क्या है? Ethics is knowing the difference between what you have a right to do and what is the right to do. आपको क्या करने का अधिकार है और क्या करना सही है, इन दो चीजों के बीच में डिफरेंस जानना एथिक्स होता है। कि एथिक्स गाइड्स लॉ, सबको बात समझ में आ गई भाई? बट समटाइम्स इट इज आल्सो द अदर वे अराउंड। कई बार ऐसा होगा कि लॉ भी एथिक्स को गाइड करेगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, यहाँ पे आप फीलिंग लिख दो, यहाँ पे आप लॉ लिख दो, यहाँ पे आप रिलीजन लिख दो, अभी जो भी चीजें हैं, एंड दिस इज एथिक्स। देयर विल बी सम थिंग्स दैट विल ऑलवेज बी ओवरलैपिंग, है ना? कुछ चीजें ऐसी होंगी जो लॉ में भी होंगी, एथिक्स में भी होंगी, जो रिलीजन में भी होंगी, एथिक्स में भी होंगी, लेकिन कुछ चीजें हमेशा एथिक्स के, रिलीजन के परे होंगी। देयर इज अ ग्रीक ट्रिनिटी, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, है ना? ये ग्रीक ट्रिनिटी कहलाती है। सोक्रेटिस के शिष्य प्लेटो थे, प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल थे। अब इन तीनों ने ही वर्चुअस लाइफ की बात करी है ना? और इनके हिसाब से वही है वर्चुअस लाइफ जो वर्च्यू को अपहोल्ड करे। वर्च्यू एथिक्स यही है जो वर्च्यू को अपहोल्ड करे। तो ये अपहोल्ड होगा कैसे? तो एरिस्टोटल ये कहते हैं, एरिस्टोटल का तरीका है जिसको बोलते हैं गोल्डन मीन, कि किसी भी इंसान को कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ शुड समबडी लिव। तो समबडी और एवरीबडी शुड लिव अ लाइफ बेस्ड अपॉन द गोल्डन मीन। नॉर्मेटिव एथिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ एथिक्स जो गाइड करती है आपको राइट या रॉन्ग के बारे में, कि क्या चीज राइट है, डुएबल है या कर सकते हो, और क्या चीज रॉन्ग है। इसके अलग अलग फिलोसोफर्स और अलग अलग फिलोसफीज हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज वन फिलोसफी दैट इज यूटिलिटेरियनिज्म, इसको आप टेलियोलॉजी या कॉन्सिक्वेंशियलिज्म से भी समझ सकते हो, जो ये बोलती है दैट राइट या रॉन्ग डिपेंड्स अपॉन द एंड रिजल्ट। इफ द एंड रिजल्ट इज राइट द एक्शन इज राइट, इफ द एंड रिजल्ट इज रॉन्ग द एक्शन इज रॉन्ग। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग, है ना? द यूटिलिटी ऑफ समथिंग। दिस आल्सो सेज दैट यू हैव टू ऑलवेज एस्पायर टू अचीव द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। इफ यू आर अचीविंग द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, एनीथिंग दैट यू डू इज गोइंग टू बी राइट, इफ नॉट दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। And there is a second theory within normative ethics, that is deontology. Deontology says that your means will justify your end. आपका means सही होना चाहिए, आपका तरीका, आपका रास्ता सही होना चाहिए, आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, स्टेप्स सही होने चाहिए। If they are right, everything is right. You are morally guided to do the right thing. What we understand, we conquer. Good morning everybody. कैसा रहा भाई ब्रेक? प्रोडक्टिव और नॉट? पक्का कोई बैकलॉग नहीं है बिल्कुल? या अभी भी जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनका तो हो सकता है, बट बाकी लोग, डू वी हैव एनी सॉर्ट ऑफ बैकलॉग्स वगैरह ना हो भाई? GS1 डन अच्छे से? ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट माय पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड एथिक्स बिफोर एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव नेवर स्टडीड एथिक्स? इससे पहले मतलब अच्छे से नहीं किया वैसे, मान लो। ओके, काफी सारे लोग हैं, ठीक है भाई। तो बेसिकली पहले समझ लेते हैं पेपर को, है ना? लेट अस फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द पेपर इटसेल्फ। ऑब्वियसली like any other GS paper, it is a 250 marker paper that is divided into two sections, section A and section B. All the questions are compulsory. Section A comprises of 13 questions including the subparts, and section B of 6 questions only. 13 questions, every question is of 10 mark each, totaling 130 marks, and these 6 questions are known as case studies of 20 marks each, amounting to 120 marks, a total of 250 marks for the GS4 ethics पेपर। ओके, चारों जीएस पेपर्स में अगर कोई एक ऐसा पेपर है जो सबसे ज्यादा स्कोर देके जाता है, सबसे ज्यादा अगर ढंग से कर लिया तो एथिक्स है। मतलब पाप धो देता है लोगों के। आई हैव सीन पीपल बिकमिंग like coming in under 100, becoming IAS solely on the basis of this paper, and I have seen people getting out of the list solely on the basis of this paper. आपको पता ही है इस साल जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 140 141 ऐसा कुछ है, which is a very huge score. किसी भी और जीएस में इसके आसपास नहीं जाता है स्कोर, है ना? तो that is why this paper becomes very important, and I have people who have scored 60s and 70s in ethics. तो ये बहुत बड़ा इशू है ना, कि एथिक्स के पेपर को सही से समझना बहुत जरूरी है. It is very important for you to understand the ethics paper and then apply it in the examination in the answers that we will write here. Okay, ये हो गई पहली बात. Before moving ahead to the ethics paper, एक सबके लिए disclaimer ये है कि in the ethics paper it is very easy to get deviated because everybody knows something in the ethics paper, है ना? Everybody knows something in the ethics paper. मैं अभी आपको बोलूं कि भाई आपको क्या लगता है सिविल सर्वेंट को कैसा होना चाहिए? Everybody will be able to write 5 points, है कि नहीं? सब लिख लेंगे. How should a civil servant conduct himself or herself? Everybody will be able to write me 4 to 5 points. सब लिख लेंगे, कोई भी बच्चा ऐसे यहाँ पे नहीं है. The point is कि आपके लिखे हुए पे मार्क्स मिलेंगे क्या, है ना? यहाँ पे हम सिर्फ एथिक्स पढ़ने नहीं आए हैं, प्लीज समझना इस बात को. We have gathered here to convert ethics into a score, है ना? हम इस चीज के लिए यहाँ पे आए हैं. तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इफ यू आर like dwelling too much into some particular topic,
समझो कि आप गलती तो नहीं कर रहे हो, बिकॉज एथिक्स है सब्जेक्ट जिसमें फ्लो में आगे बढ़ते चले जाना, डीप चले जाना बहुत ही आसान होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टीचिंग यू 10 फिलोसोफर्स, है ना, ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो 10 फिलोसोफर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें से मान लो एक फिलोसोफर मैंने शुरू किया इमैनुअल कांट, ठीक है, उसकी मैंने आपको 4 थियरीज बता दी और ये बता दिया कि एग्जामिनेशन में कहां यूज होंगी, राइट, वो समझा दी चारों की चारों, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू एंड आई हैव टोल्ड यू वेयर विल यू यूटिलाइज इट इन द एग्जामिनेशन, पर्टिकुलर पॉइंट्स बता दिए मैंने आपको, तो आपका रिसर्च यहां पे खत्म हो जाना चाहिए. देन यू शुड नॉट गो एंड सी कि इमैनुअल कांट जर्मन थे, फ्रेंच थे, स्पेनिश थे, है ना, उन्होंने अपने मेटाफिजिक्स में क्या बोला, राइट, वो सब नहीं करना है, बिकॉज देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू गेट डिविएटेड इन द एथिक्स पेपर, क्योंकि मजा बहुत आता है पढ़ने में. अगर ढंग से पढ़ाया जाए और ढंग से पढ़ा जाए तो बहुत मजा आता है इस पेपर को पढ़ने में, बट दैट डज नॉट मीन कि आप इसमें बह जाओ. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. किसी का लैग कर रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, फिर सॉर्ट हो जाएगा. हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू वी हैव लाइव? ओके, मोर देन 750 एंड ऑलरेडी ज्वाइनिंग. ठीक है, कूल. तो कुछ चीजें और, जैसे एक अंडरस्टैंड के एप्लीकेशन पे एक शक्ति दुबे AIR1 मैम का कोर्स है ना, उसमें GS4 का एक सेशन है, वो आपको देखना ही देखना है ना, बिफोर टुमारोज क्लास यू हैव टू वॉच इट. किस किसने ऑलरेडी देखा है ये? नहीं, 4 पूछ रहा हूं. ओके, वेरी लेस ऑफ यू, है ना, वेरी लेस ऑफ यू. तो कल सबको आने से पहले लेक्चर देख के आना है, ताकि आपको कुछ चीजों पे बिल्कुल समझ आ जाए कि एथिक्स में आंसर राइटिंग कैसे करनी है ना, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस उसी तरफ रहना है हमारा कि भाई एक स्कोर कैसे करेंगे पेपर में. सो हैव टू वॉच दिस लेक्चर कंपल्सरीली बिफोर यू कम टुमारो, कंपल्सरीली, कहीं से भी टाइम निकालो, देख के आना है कल लेक्चर, है ना, मुश्किल से 2 घंटे का होगा, देख के आना है सबको. आफ्टर वॉचिंग दिस यू विल रियलाइज कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है इसमें आंसर राइटिंग वाला कंपोनेंट, कितना इंपॉर्टेंट है इसमें क्वेश्चन को समझने वाला अंडरस्टैंडिंग वाला कंपोनेंट, एंड कितना कम इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे जो हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि हर चीज में कोई डायग्राम पुट कर दें, हर चीज में कोई फ्लो चार्ट पुट कर दें. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है तो आपको फिर फिलर्स की जरूरत नहीं है ना. एक वक्त था जब टीचर से सिखाते थे कि पर्सन, गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट, हैप्पी, सैड, नो मोर रिक्वायर्ड, नो मोर रेलेवेंट, ये नहीं चलेगा पेपर में, है ना. तो ये सब नहीं करना है, बहुत कोर कंटेंट पे फोकस करेंगे कि बहुत अच्छा कंटेंट अपने आंसर में कैसे लिखें. अनदर थिंग, अभी ठीक है भाई एवरीबॉडी, आवाज आ रही है सबको, क्लियर है, कोई लैग तो नहीं है ना, ठीक है. सो एक चीज और नोटिस कर लेते हैं, इन एवरी अदर जीएस पेपर देयर आर 15 मार्कर क्वेश्चंस, इन 15 मार्कर क्वेश्चंस यू हैव टू राइट 250 वर्ड्स, 3 पेजेस. इन एथिक्स देयर इज नो सच क्वेश्चन, है ना, जो थ्योरी कोर थ्योरी का क्वेश्चन है वो सिर्फ 10 मार्क्स का है, 150 पेजेस का है, सॉरी 150 वर्ड्स का है, 2 पेजेस, राइट, जस्ट दैट. तो अगेन हर टॉपिक पे और लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है. देयर आर 7 to 8 मेजर टॉपिक्स इन एथिक्स और फिर इनके सब टॉपिक्स भी हैं, तो लगभग हर टॉपिक से एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मान लो एक क्वेश्चन एटीट्यूड से आ गया, है ना, एक क्वेश्चन एप्टीट्यूड से, एक क्वेश्चन किसी फाउंडेशनल वैल्यू से, 3 क्वेश्चन कोटेशन से, तो एक टॉपिक उठा के क्वेश्चन आता है. तो उस टॉपिक पे आपको कितना चाहिए सोचो, है ना. डू यू नीड टू बी अ फिलोसोफर और राइट अ थीसिस ऑन दिस? नो, आपको बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. कोर, अगेन मैं एक बात बार बार बोलूंगा, यहाँ पे कोर कंटेंट की बहुत जरूरत है. दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स ऑफन लैक. अभी अगर मैं बोलूं आपको, वही जो मैं वापस से रिपीट करूं, राइट 5 एथिकल कॉन्डक्ट दैट अ सिविल सर्वेंट शुड डू, ठीक है, सब लिख लेंगे, करप्शन नहीं करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एवरीबॉडी विल बी टू राइट दैट, बट उसको कितना अच्छा हम कोर कंटेंट में कन्वर्ट करेंगे ओवर दिस नेक्स्ट 1.25 व्हाटएवर मंथ, वही डिटरमाइन करेगा कि हम एथिक्स में अल्टीमेटली कैसे स्कोर करेंगे. क्लियर है भाई? ठीक है, स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में थोड़ी पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू करेंगे पैरेलली. ओके, चलिए. नाउ ऑन योर पोर्टल यू विल फाइंड सर्टेन थिंग्स, अगर नहीं है तो अभी चैट में गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अपलोड हो जाएंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. काफी बच्चे हैं, मोर देन 900 स्टूडेंट्स ऑलरेडी. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग इज, एक तो ये आपको जो कोर बुकलेट है एथिक्स की मिलेगी अपने पोर्टल पे. सो इफ दिस इज पर्टिकुलरली डिवाइडेड इनटू द टॉपिक्स दैट आर गिवन इन सिलेबस, जैसे सबसे पहला है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस,
तो वो आपको दिखेगा, उसके अंदर की सारी चीजें हम कवर करेंगे धीरे धीरे। दूसरा टॉपिक आपके सिलेबस में है एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, एक टॉपिक है, उसको हमने अलग अलग करके यहाँ पे आपके लिए बाइफिकेट किया है। देन देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, एक क्वेश्चन इससे हर 2 साल में आता है। फिर मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, इसमें जितने दे रखे मैं उससे एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ाऊंगा। देन एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक टॉपिक है एज इट इज, प्रोबिटी, और ये प्रोबिटी का ही जो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वर्क कल्चर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह, ये उसका ही पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे करके वी विल कवर दिस पर्टिकुलर सिलेबस, है ना। लास्ट में फिर केस स्टडीज वगैरह हम उसकी अलग से क्लासेस करेंगे। तो अगर मुझे ऐसे देखना हो तो 214 पेजेस के आसपास इसमें, है ना। तो 4 ये इंडेक्स करके रिमूव कर दो तो 210 पेजेस के आसपास आप इसमें मान लो, है ना। 210 ऑड पेजेस, अगर हम 15 पेजेस भी रोज कवर करेंगे तो वी विल बी एबल टू डू दिस। बताओ भाई, लगाओ मैथ्स, कब तक हो जाएगा 210 पेजेस के हिसाब से? 14, हाँ ठीक है, सही बात है, गुड। तो 14 डेज के आसपास में ये कवर हो जाएगा, है ना। फिर हम 1 वीक 2 वीक जो है वो स्पेसिफिकली देंगे केस स्टडीज के लिए। क्लियर, गुड। एक आपको, अच्छा इसमें शॉर्ट नोट्स अभी अपलोड नहीं हुए, कोई बात नहीं, ठीक है। लेट अस हैव अ लुक एट द अ बिट ऑफ क्वेश्चंस, देखते हैं थोड़े से ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं। अब यहां पे जैसे मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो कोर किसी टॉपिक से आएंगे, तो वो टॉपिक्स हैं जैसे एटीट्यूड, है ना, वहां से आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि एटीट्यूड के चैप्टर से आया है। इमोशनल इंटेलिजेंस देखते ही पता चल जाएगा, फाउंडेशन वैल्यू देखते ही पता चल जाएगा। बट जैसे ये वाला टॉपिक है एक, है ना, इससे जो क्वेश्चंस हैं वो इतने इंटरलिंक्ड आते हैं कि कई बार आपको समझ में नहीं आता कि ये इसी टॉपिक से है। बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ इट लेट अस हैव अ लुक एट दैट। अच्छा, एथिक्स के क्वेश्चंस में भी क्या होने लगा है कि दे आर वेरी मच अप्लाइड नाउ, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस अप्लाइड आने लगे हैं, बहुत लंबे क्वेश्चंस, बहुत अप्लाइड क्वेश्चंस इन थियरी आल्सो। पहले क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट होते थे, देयर वाज अ टाइम जहां पे सीधा सीधा पूछा था कि 7 सोशल सेंस ऑफ गांधी जी बता दो कौन से हैं, 4 कार्डिनल वर्च्यूज ऑफ प्लेटो बता दो कौन सी है। लेजिट ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। इंटीग्रिटी प्रोबेबिलिटी के बीच का डिफरेंस तो मतलब 2 बार आ चुका है। अभी जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड है। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस आए हैं, दोनों को देखते हैं एक बार ताकि थोड़ा सा एक स्टार्ट कर सके। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट इज कॉन्टेक्चुअल, what was just a year back may turn out to be unjust in today's context. Changing context should be constantly under scrutiny to prevent the miscarriage of justice. Examine the above statement with suitable examples. पढ़ो क्वेश्चन सब, एवरीबॉडी रीड द क्वेश्चन भाई। क्या लगता है, क्या अंडरस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर, ये स्टेटमेंट है, इसके बाद तो बस उसको एग्जामिन करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट ही क्वेश्चन है। क्या लगता है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? आई डोंट वांट टू हियर एनी एथिकल टर्म, वो मैं सिखाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। मुझे अंडरस्टैंडिंग बताओ इस क्वेश्चन की, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या लगता है आपको? ठीक है, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, हमारा जस्टिस, हमारा लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज होता है। जैसे पहले एडल्ट्री को एक टाइम पे खराब नहीं मानते थे, आज खराब मानते हैं। चलो ठीक है, और कोई एग्जाम्पल्स? तो ठीक है, वो तो बहुत सारे जाएंगे, एलजीबीटी वगैरह वगैरह, वो बहुत सारे आ जाएंगे। एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू? हाँ, जस्टिस शुड बी बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस ऑफ द टाइम, ऑफ द सोसाइटी ऑफ द टाइम। ठीक है, तो फिर तो मतलब ऐसा होना चाहिए, देन इट शुड लुक लाइक दैट कि देयर शुड बी नथिंग दैट इज यूनिवर्सल, कोई यूनिवर्सल वैल्यू होनी ही नहीं चाहिए, है ना। कोई ये बोल रहे हैं कि भाई जो आज जस्ट है वो कल अनजस्ट हो जाएगा, आप लोग बोल रहे हो कि हाँ सर जस्टिस शुड बी सर्कमस्टेंशियल, so that means that if I kill someone today that can be justice tomorrow, if I do a robbery today that can be justice tomorrow. Are we agreeing to that कि every value, every thing, every action या फिर that is considered just or unjust, that can be divided into just or unjust, every concept that can be divided into just or unjust is relative? यहां पे relative ही बोल रहा है ना, ये relative to the context, है ना। यही तो कहना चाह रहा है कि every action is relative to the context. तो एवरी एक्शन इज रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो यूनिवर्सल हो सकती है और कॉन्टेक्स्ट नहीं बदले तो भी सेम, कॉन्टेक्स्ट बदलते वक्त भी सेम रहे। कैन वी हैव नो सच थिंग? नहीं, मैंने बोला ना अभी, आई डोंट वांट टू हियर एनी फिलोसॉफिकल टर्म्स। कोर बताओ, क्या लगता है, सोचो पहले, थोड़ा सोचना सोचना जरूरी है। हाँ, हाँ जी, और the second sentence also tells us to be aware that okay, the context may be changing, but
ठीक, बताओ भाई मुझे, ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? किनको लगता है कि ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती जो इन एवरी कॉन्टेक्स्ट सेम रहे? दे कैन बी नो सच वैल्यू। ऐसा लगता है कि कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती ऐसी? एवरीथिंग कैन चेंज। ओके, एंड किसको लगता है कि ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं? हाँ बताओ, कौन सी वैल्यू हो सकती है ऐसी? लव। ओके, लव। ब्रदरहुड की जगह फेटर्निटी लिख लेते हैं, थोड़ा जेंडर न्यूट्रल हो जाएगा। और कंपैशन बोला किसी ने, ऑनेस्टी बोला। ये चीजें, ये ऐसी वैल्यूज हैं जो हमेशा सही दिखेंगी, है ना? बट आर दे अप्लाई टू दिस क्वेश्चन? देखो, है ना, यहां पे क्या बात कर रहा है ये? जस्ट एंड अनजस्ट की। क्या आप ऐसे बोल सकते हो कंपैशनेट होना जस्ट या अनजस्ट है? कंपैशन इन इटसेल्फ इज अ वैल्यू। समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। कंपैशनेट इन इटसेल्फ इज अ वैल्यू। जस्ट और अनजस्ट क्या होते हैं? एक्शंस, है ना? जस्ट और अनजस्ट एक्शंस होते हैं, वैल्यूज नहीं। मेरी बात समझ रहे हो ये? तो जब भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखा जाए तो हमेशा इस बात पे ध्यान दिया जाए कि व्हाट वाज जस्ट अ ईयर बैक, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन एक्शन, है ना? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वैल्यू। अब जैसे मान लो किसी ने ऑनेस्टी बोला, है ना? नाउ कम टू समथिंग नोन एज विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग क्या होती है? व्हेन यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हेन यू see any mishappenings, any corruption, any ill doing in that organization, and you come out and say it. That is known as blowing the whistle. Whistle blowing, है ना? इंडिया में है ना एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट करके, राइट? अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो रहा ऑर्गेनाइजेशन में, यू कैन नॉट ब्लो द विसल, है ना? विसल ब्लोइंग यहां पे ठीक नहीं है। विसल ब्लोइंग के कोर में कौन सी वैल्यू है? ऑनेस्टी, है ना? ऑनेस्टी वैल्यू का मीनिंग क्या है? सेइंग द ट्रूथ एज इट इज। अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में देखूं तो यही मतलब है। बट क्या ये हर कॉन्टेक्स्ट में ठीक है? लेट अस कम टू अ पॉइंट विच इज कि मान लो कोई डॉक्टर है और उसको बिल्कुल श्योरिटी से ये पता है कि मेरे पेशेंट को ऐसी डिजीज है वेयर इफ आई टेल दैट पर्सन दिस पर्टिकुलर डिजीज, देन ही विल नेवर बी एबल टू रिकवर, है ना? वो कभी रिकवर नहीं कर पाएगा, इतना मेंटल ट्रॉमा हो जाएगा उसे। तो शुड अ डॉक्टर नाउ बी ऑनेस्ट विद द पेशेंट और नॉट? क्या लगता है भाई? उसके मेडिकल एथिक्स तो यही बोलेंगे ना कि नहीं होना चाहिए, या उसके पर्सनल एथिक्स ये बोल सकते हैं कि नहीं होना चाहिए, पर्सनल वैल्यूज ये बोल सकते हैं। मैं जजमेंट नहीं पास कर रहा हूं अभी कि वो क्या करेगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि थिंग्स, एक्शंस ऑलवेज हैव टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट। वैल्यूज कैन बी यूनिवर्सल, एक्शंस ऑलवेज चेंज एज पर द कॉन्टेक्स्ट। बात समझ में आ रही है ना? ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज मोरल रिलेटिविज्म। मोरल रिलेटिविज्म अभी पढ़ोगे आप कि भाई मोरालिटी, मोरल वैल्यूज, एक्शंस आर अल्टीमेटली रिलेटिव। आप किस स्पेस में, किस टाइम में वो कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जज किए जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही एग्जामिनेशन में, एज सुन एज एनी स्टूडेंट रियलाइजेज कि ये किस बेसिस पे है ये क्वेश्चन, उसका सॉर्ट हो गया आंसर वहां पे। तब भी हमेशा इसका एक पैरेलल थियरी आएगी, इसकी एक एंटी थियरी आएगी विच इज नोन एज मॉरल यूनिवर्सलिज्म। ये थियरी बोलेगी कि नहीं, ऐसा नहीं है, देर आर ऑलवेज सर्टेन एक्शंस जिनको आप मानोगे ही मानोगे कि ये तो यूनिवर्सल हैं। फॉर एग्जाम्पल लविंग योर फेलो ह्यूमन बींग्स, फॉर एग्जाम्पल बींग एथिकली अपराइट, फॉर एग्जाम्पल सेविंग या प्रिजर्विंग द डिग्निटी ऑफ फेलो ह्यूमन बींग। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉन्टेक्स्ट के परे हैं, यू हैव टू मेंटेन देम इन एवरी सॉर्ट ऑफ द मैनर। ये दो पर्टिकुलर स्कूल्स हम पढ़ेंगे। जिस बच्चे को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा उसका आंसर सॉर्टेड है। क्लियर है मेरी बात? रीड द सेकंड क्वेश्चन। ये देखो, एनवायरनमेंट जैसा लग रहा है,
Global warming and climate change are the outcomes of human greed in the name of development, indicating the direction in which extinction of organisms, including human beings, is heading towards loss of life on Earth. अब देखो कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. हाउ डू यू पुट एन एंड टू दिस? सीधा सीधा आपसे स्टेप्स पूछ रहा है. हाउ डू यू पुट एन एंड टू दिस टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड ब्रिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन द सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट? एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन इसने पूछा. है ना? क्या बोला इसने कि भाई ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जो है वो ह्यूमन ग्रीड की वजह से हो रहा है. डेवलपमेंट के नाम पे इंसान ग्रीडी हो गया है बहुत ज्यादा, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रही है. इंडिकेटिंग द डायरेक्शन इन विच एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग इज हेडिंग टुवर्ड्स लॉस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. की भाई ना पूरी की पूरी अर्थ को आप हर ह्यूमन बीइंग के अलावा भी बाकी सब स्पीशीज को एक्सटिंक्शन की तरफ लेके जा रहे हो, लॉस ऑफ लाइफ की तरफ लेके जा रहे हो. हाउ डू यू पुट एन एंड टू दिस टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड ब्रिंग इक्विलिब्रियम? है ना, सीधा स्टेप. अब एक बात सोचो, इसके स्टेप्स तो क्या हो सकते हैं? हाँ भाई, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को अप्लाई करो, 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाने दो, सी सरफेस टेम्परेचर राइज नहीं होने दो, पॉल्यूटेंट्स नहीं आने चाहिए, सबको कार्बन न्यूट्रल बना दो. सभी तो पॉइंट्स आ सकते हैं इसमें, गलत थोड़ी बोल रहा हूं. ये पॉइंट्स गलत हैं? नहीं है ना? देन हाउ डू यू वेरी इट इन दिस आंसर? ये तो GS3 का क्वेश्चन भी यही है भाई. इस ऊपर वाली लाइन को मैं छिपा दूं, इफ आई हाइड दिस पर्टिकुलर लाइन एंड आई जस्ट राइट हाउ डू यू पुट एन एंड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज बिकॉज, या फिर हाउ डू यू पुट एन एंड टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, तो किसका क्वेश्चन हो गया ये? एनवायरमेंट GS3. तो यहां पे क्या कर रहे हैं? है ना? दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक इन एथिक्स. आपकी हर चीज का क्रक्स आपका निचोड़ करके रख देगा अगर आपने इस पेपर को ढंग से पढ़ लिया तो. यू विल स्टार्ट लुकिंग एवरीथिंग फ्रॉम एन एथिकल पर्सपेक्टिव. ये क्लाइमेट चेंज, ये ग्लोबल वार्मिंग के पीछे एथिकल इशू क्या है ना? इस ग्रीड को कैसे कम करना है, ये सोचना है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स. ये तो एनवायरमेंट में भी सोचते हैं ये, है ना, जो पहला स्टेटमेंट है. दैट इज व्हाट एथिकल अंडरस्टैंडिंग इज. चलो बताओ मुझे, सब लिखो एक बार अपने पेज पे. टेक आउट अ पीस ऑफ पेपर एवरीबॉडी, ऑफलाइन ऑनलाइन. टेक आउट अ पीस ऑफ पेपर. दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 2. एवरीबॉडी. सिंपल है ना, कोई इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कुछ नहीं, सिंपल. मुझे सोचने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डू यू पुट एन एंड टू दिस टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड ब्रिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन द सोसाइटी एंड एनवायरमेंट. क्या लिख सकते हैं इसमें? एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से नहीं, इंसानियत, है ना, थोड़ा मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से सोचना इस आंसर को. सोचो, थोड़ा ऐसे सोचो. लेट अस हैव अ बिट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग. थिंक अबाउट इट. लोग बहुत ग्रीडी हो गए हैं, हमें उनका ग्रीड कम करना है. हमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ऐसी चीजों को कम करना है. हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, है ना? सोचो थोड़ा सा, तब लिखो 1-2 पॉइंट्स. सोचा सबने? ओके, चलो मैं एक चीज बोलता हूं, मुझे बताना. इफ वी स्टार्ट लुकिंग एट एनवायरमेंट, है ना, इफ वी स्टार्ट लुकिंग एट एनिमल्स, इफ वी स्टार्ट लुकिंग एट एनवायरमेंट फ्रॉम एन इक्वल पर्सपेक्टिव, है ना, कि भाई इस अर्थ पे हमारा जितना अधिकार है, द राइट दैट वी हैव ऑन दिस प्लैनेट, द सेम राइट शुड बी गिवन टू अ ट्री, द सेम राइट शुड बी गिवन टू एन एनिमल. तो को क्या लगता है, विल दैट बी अ बिट ऑफ अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? हो सकता है ये, है ना? मान लो मैं ऐसे सोचूं, जब भी मैं कोई पॉलिसी बना रहा हूं, है ना, मान लो मैं फॉसिल फ्यूल की कोई पॉलिसी बना रहा हूं, ठीक है. अगर उस टाइम पे मैं ऐसे सोचने लगूं कि व्हाट इफ कल कोई जो पॉलिसी है, इसका स्टेक होल्डर या फिर ये पॉलिसी बनाने वाला ही, डिजाइन करने वाला ही एक ट्री हो, एक एनिमल हो, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी वुड दे मेक? व्हाट इफ आई स्टार्ट थिंकिंग कि भाई मैं, मेरी जो भी आइडेंटिटीज हैं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, आई मे बी अ होमोसेपियन, अ मैन, एन इंडियन, है ना. अगर मैं ये सारी चीजें हटा दूं और तब ये पॉलिसी बनाऊं, ये मुझे ये भी नहीं बताओ कि मैं होमोसेपियन हूं, है ना, मुझे पता ही नहीं कि मैं ट्री हूं, एनिमल हूं, क्या हूं, मुझे पता ही नहीं कि मैं मेल हूं, फीमेल हूं, इंडियन हूं या ग्लोबल सिटीजन हूं. अगर मैं तब पॉलिसी बनाऊं,
तो मैं कैसी पॉलिसीज बनाऊंगा? तो क्या मैं ऐसी पॉलिसीज बनाऊंगा जो फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा करे और ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करे? नहीं बनाऊंगा। क्यों? बिकॉज ऐसा हो सकता है कि उसके इंक्रीज होते सबसे पहला एक्सटिंक्शन मेरी ही स्पीशीज का हो, मुझे पता ही नहीं है कि मैं होमोसेपियन हूं। हो सकता है कि पहले दो क्लासेस थोड़ी सी टफ लगे, समझ नहीं आए, बट ट्राई टू बी विद मी फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। सिमिलरली, अगर पॉलिसी बनाते वक्त मैं ये सोचूं कि कल को मान लो ये पॉलिसी है ना, एक ट्री बनाए, एक एनिमल बनाए, आज हम फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन के नाम पे मान लो ट्रीज खत्म कर रहे हैं, एनिमल्स के हैबिटेट्स को खत्म कर रहे हैं, कल को एनिमल ये पॉलिसी बनाए और जो ह्यूमन हैबिटेट है वो खत्म होने लगे, तो इज दैट एक्सेप्टेबल टू मी? नो, इट इज नॉट। तो आपको क्या लगता है ये जो ग्रीड है ना, जो डेवलपमेंट के नाम पे हमने ग्रीड चला रखी है, कम होगी कि फिर नहीं होगी? यही सब कॉन्सेप्ट्स हम एथिक्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पढ़ेंगे। ये कांट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है, ये जॉन रॉल्स का वेल ऑफ इग्नोरेंस है, जो मैंने सबसे पहले बताया वो इगैलिटेरियनिज्म है। यही सब कॉन्सेप्ट्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, यही इनका एप्लीकेशन है। कि नाम बहुत फैंसी दिखते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल है कि भाई कल को अगर किसका हैबिटेट खत्म होना है, whose habitat should be destructed to do development, अगर इस पॉलिसी को एक एनिमल, एक शेर डिजाइन करने लगे, एक टाइगर, एक एलिफेंट डिजाइन करने लगे, तो मेरा हैबिटेट बचेगा क्या? सबसे पहले मेरा ही खत्म होगा। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, है ना, यूनिवर्सल अप्रोच टू एथिक्स। कि भाई कोई ऐसा लॉ बनाओ, कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा स्टेप जो सबको एक्सेप्टेबल हो। अगर उस चीज को, उस एक्शन को यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए कि भाई हाँ, आप कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं डिस्ट्रक्शन की, तो वो सबके लिए एप्लीकेबल हो, तो वो हो गया कांट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव या फिर यूनिवर्सल लॉ। ऐसे करके हमें इन चीजों को समझना है, एंड दिस इज हाउ वी विल मूव एड। खैर, इसमें और बहुत पॉइंट आ सकते थे, अभी थोड़ा सा जस्ट टू चर्न अप योर ब्रेन आई वांटेड टू डू दिस। देखो, एटीट्यूड वाला टॉपिक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो मैं अभी आपको बोल रहा था, है ना। एटीट्यूड, एटीट्यूड कैसे मोटिवेट करें, ये भी एटीट्यूड के अंदर आ जाएगा। एटीट्यूड, है ना, तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द चैप्टर ऑफ एटीट्यूड। बहुत ही सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट। तो इसका हम पूरा पढ़ेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स इसमें यूज कर सकते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स इसमें डालेंगे हम आंसर में अपने, ताकि हमारा आंसर जो है वो बहुत ही वैल्यू एनरिच्ड लगे। फिर ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एप्टीट्यूड वर्ड ना यूज करके ये लोग अलग अलग तरीके से इसको पूछते हैं कि कैसे मिशन कर्मी होगी उनको ट्रेन करेगा, कैसे इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी के साथ बाकी चीजें भी जरूरत है एक सिविल सर्वेंट को, तो ये सब क्वेश्चन इसमें आता है। देन असेंशियल वैल्यूज, है ना। देखो, एक ही साल में दो क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे शायद दिए नहीं है, बट 2021 में दो क्वेश्चन आए थे, एक 10 एसेंशियल वैल्यूज और एक 5 एथिकल ट्रेट्स, एक ही साथ दो क्वेश्चन आए थे एक ही पर्टिकुलर ईयर में, है ना। क्यों आ रहे हैं क्वेश्चंस? क्योंकि यहाँ पे ये वाला टॉपिक है, एप्टीट्यूड के साथ साथ फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, है ना, ये भी एक टॉपिक है इसमें। कुछ कुछ के नाम दे रखे हैं, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिशनशिप, ऑब्जेक्टिव डेडिकेशन। हम 20-25 पढ़ेंगे, तो दैट विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर ईआई, मैं बोल रहा था ना, हर 1-2 साल में के क्वेश्चन आता रहता है। देखो, डायरेक्टली क्वेश्चन हमेशा बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, आपके बारे में शायद आएगा मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहाँ पे। हैव अ लुक एट दिस, योर इमोशनल स्किल्स, योर ईक्यू, है ना, देन इमोशनल इंटेलिजेंस, देन इमोशनल इंटेलिजेंस, तो दे विल ऑलवेज बी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, जो आपको देखने को मिलेंगे हर 1-2 साल में एक क्वेश्चन यहाँ पे आता रहता है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, क्या स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत ही क्लियरली हम उसको डिफाइन करेंगे। मॉरल थिंकर्स वगैरह, तो ऑब्वियसली मतलब जितने भी कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है ना, तो बेसिकली अगर मुझे डिस्टिंक्शन समझाना हो, सो आउट ऑफ 13 theory questions you can divide them into 10 and 3। इस 10 को भी फर्दर डिवाइड करना सिखाऊंगा, बट 10 and 3, these 10 are basic questions and then these 3 are quotes, है ना। 3 quotations आती हैं और पूछता है कि इनका आपके लिए मीनिंग क्या है, इनका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है, इनका रेलेवेंस क्या है, ऐसी ऐसी चीजें पूछता है। तो ये जितनी भी कोटेशन अगर आप इनको देखोगे तो इसी वाले टॉपिक से आ रही है ना। चाहे कांट हो, चाहे सरदार पटेल हो, स्वामी विवेकानंद हो, है ना, गुरु नानक साहब हो, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो इसी एक टॉपिक के अंदर समाहित हैं भाई। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, एंड देन लेसन्स एंड लाइव्स फ्रॉम टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो 4-5 कीवर्ड्स इसने यहाँ पे यूज किए, कौन कौन से? थिंकर, फिलोसोफर, लीडर, रिफॉर्मर, एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। तो ऐसे 5 तरीके से हम इन सबको पढ़ेंगे। ओके, देन पब्लिक एंड सिविल सर्विस वैल्यूज इन एथिक्स, काफी लंबा टॉपिक है।
इसमें बहुत सारी डायरेक्ट क्वेश्चंस, अलग अलग स्पेसिफिक चीजों से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लो ये लॉज जो है वो एथिक्स को कैसे गाइड करेंगे, रूल्स कैसे गाइड करेंगे, रेगुलेशंस कैसे गाइड करेंगी, कॉन्शियंस कैसे गाइड करेगी, ऐसे ऐसे करके इन कीवर्ड्स पे हम अपने आप को इतना एबल कर लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो वी आर एबल टू। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन एक बार, ये लास्ट ईयर आया था। Look at this question 2024 का, शायद पहला ही क्वेश्चन था ये। The application of AI as a dependable source of input for administrative rational decision making is debatable issue. Critical examine the statement from an ethical point of view. तो AI सबसे बड़ी डिबेट है आज के टाइम पे टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में। AI को इसने एथिक्स से, एंड नॉट जस्ट एथिक्स से, एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक किया कि अगर आप AI को यूज कर रहे हो रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए तो बहुत ही डिबेटेबल इशू है। अब जितनी भी चीजें मैं आपको कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ाऊंगा वो सारी इस आंसर में अप्लाई हो जाएंगी from an ethical point of view. So this is how this paper is becoming more practical and application based. Khair. All right, everybody. So this was a basic understanding of the syllabus. You can read the strategy here, and then we will begin with the first topic: ethics and human interface. Okay. Image sending option. Okay, I'm turning that on. हाँ, मैंने बोला ना पहली 3 क्लासेस समझ नहीं आएंगी, ठीक है, उसके बाद समझ में आएगा। तो पहली 3 क्लासेस में छोड़ दोगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो पहली 3 क्लासेस को ऐसे ही रखो। चलिए, सबसे पहला टॉपिक आपका एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। क्या लगता है क्या मीनिंग है इस टॉपिक का? सबसे पहले वही समझ लेते हैं, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। एनीबॉडी वुड लाइक टू टेल क्या लगता है क्या मीनिंग है इस टॉपिक का? नहीं, नोबडी? हाँ बोलो। हाँ, जब एथिक्स और ह्यूमन आपस में इंटरैक्ट करते हैं, है ना, तो किस तरीके का इंटरफेस बनता है? भाई एथिक्स कोई मतलब इवेंट नहीं है ना, एथिक्स इन इटसेल्फ इज अ कॉन्सेप्ट। जब वो कॉन्सेप्ट, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के सब पार्ट्स ह्यूमन, है ना, हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्शन में आते हैं, तो किस तरीके का इंटरफेस रेडी होता है, मतलब उस इंटरैक्शन की हम बात कर रहे हैं। एथिक्स और ह्यूमैनिटी के इंटरैक्शन की बात करेंगे हम इस पूरे चैप्टर में। तो इसलिए सबसे मतलब दिस इज द मोस्ट बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स, राइट। चले बेसिक एथिक्स की डेफिनेशन समझ लेते हैं एक बार सबसे पहले, हालांकि क्लास में समझ नहीं आएगी। एथिक्स आर स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट दैट सोसाइटी अडॉप्ट्स फॉर इटसेल्फ। एथिक्स आर अ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स दैट गवर्न ह्यूमन कंडक्ट इन अ सोशल सेटिंग। पढ़ो एक बार सभी लाइन को ताकि मैं एक बार ढंग से एथिक्स को एक्सप्लेन कर पाऊं, एंड देन साथ साथ में ये वाला भी पढ़ लो, एक ये भी पढ़ लो, है ना, ये दो, ये लाइन और ये कोटेशन पढ़ो सब एक बार। थोड़ा स्लो चलूंगा स्टार्टिंग की क्लासेस में, फिर तो भगा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि स्टार्टिंग में वो बेस बन जाए। ह्यूमन कंडक्ट के वो स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी अपने लिए अडॉप्ट करे, कि भाई एक सोसाइटी है वो ये बोले कि एक इंसान को इस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए, अगर ये इस तरीके से कंडक्ट करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो गलत है ना। दीज आर द डूज एंड दीज आर द डोंट्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो सोसाइटी में हम रह रहे हैं और हमें बोला जाए कि आपको रात को 10 बजे के बाद लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है, सोने देना है। तो दिस इज अ कंडक्ट दैट द सोसाइटी इज अडॉप्टिंग फॉर इटसेल्फ। आपको दूसरे का मर्डर नहीं करना है, आपको दूसरे के घर जाके चोरी नहीं करनी है ना, यू डोंट हैव टू किल समबडी और रॉब समवन एल्स। ये क्या है? दीज आर दोज स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट जो सोसाइटी अपने खुद के लिए अडॉप्ट कर रही है। एंड सिमिलरली दीज आर द सेट्स ऑफ डूज एंड डोंट्स आल्सो, है ना। एक इंसान ये 3 काम कर सकता है और ये 3 काम नहीं कर सकता, है ना। मर्डर नहीं कर सकता, रॉब नहीं कर सकता, हाँ पूजा पाठ कर सकता है, एक दूसरे की मदद कर सकता है। तो डूज एंड डोंट्स। साथ साथ में इफ यू रीड दिस पर्टिकुलर कोटेशन दैट हैज बीन अ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या है? एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव अ राइट टू डू एंड व्हाट इज द राइट टू डू। आपको क्या करने का अधिकार है और क्या करना सही है, इन दो चीजों के बीच में डिफरेंस जानना एथिक्स होता है। यू माइट हैव अ राइट टू डिस्ट्रॉय एनवायरमेंट एंड डेवलप, बट इज दैट द राइट थिंग टू डू? ये डिफरेंस समझना इज एथिक्स, है ना। तो सोसाइटी अपने लिए जिन कंडक्ट को एग्रीएबल बनाए और जिन चीजों को करना सही हो, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू,
These are called ethical theories या फिर ethical actions. For example, touching the feet of elder is seen as a sign of respect and good ethics in many Indian cultures. However, this gesture is uncommon in Western societies and many may not hold this to be of any ethical significance. है ना कि भाई हमारे इंडियन सोसाइटी में तो बहुत बड़ी बात है, बड़े आए घर में तो पैर नहीं छुए, बाद में ताने पड़ जाते हैं कि उसके घर गए तो उसने तो पैर भी नहीं छुए, बताओ, है ना, बिकॉज इट इज ऑफ दैट इंपॉर्टेंस टू अस. तो क्यों है ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंस इस चीज का भाई? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने इस चीज को अडॉप्ट किया है. वही वेस्टर्न सोसाइटी में तो मतलब वो देखा था ना, वो कोई चेस का प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, उसने एक इंडियन बच्चे ने पैर छुए तो समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया. तो बिकॉज दे डू नॉट हैव दिस इन देम, दे हैव नॉट अडॉप्टेड एनी सच स्टैंडर्ड. एग्जाम्पल बोलूं जब भी तो लिख लो ना साथ में, है ना, ये एग्जाम्पल हो गया रेडी आपका. तो व्हेनेवर आई टेल एनीथिंग प्लीज राइट दैट. सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं, बी एक्टिव पार्टिसिपेंट. ओके, ये बहुत ही सिंपल सी एक डेफिनेशन भी क्या, बेसिक से इंट्रोडक्शन हो गया एथिक्स का. देन दीज आर सर्टेन कोटेशंस, ये तो ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखते रहेंगे हम. अब सबसे पहले एथिक्स क्या है वो समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एथिक्स इज नॉट. एथिक्स इज नॉट द सेम एज फीलिंग्स. ऑब्वियस है भाई, है ना, मेरी फीलिंग्स तो बहुत ही खराब भी हो सकती हैं. मुझे इतना बड़ा रिवेंज का मन कर सकता है कि मैं मॉब लिंचिंग करूं, है ना, मॉब वायलेंस करूं, बट दैट इज नॉट एथिक्स, है ना. एथिक्स इज नॉट योर फीलिंग्स. एथिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट द लॉ. एथिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लॉ हो सकता है, बट मान लो ये तो लॉ में अलाउड है ना कि आप पेड़ काट लो और डेवलपमेंट करो, बट इज एथिक्स ओनली अबाउट लॉ? नो. एथिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज अ मोरल गाइड टू द लॉ. एथिक्स बताता है कि लॉ को किस डायरेक्शन में जाना है, कैसा लॉ बनना चाहिए, कैसा कानून, कैसी पॉलिसीज बननी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सेम सेक्स मैरिज. अभी इंडिया में लॉ नहीं है इस चीज का, बट धीरे धीरे सोसाइटी में उस चीज की एथिकल अंडरस्टैंडिंग आने लगी है. समझना भाई बात को. ऊपर क्या डेफिनेशन थी? व्हाट सोसाइटी अडॉप्ट्स फॉर इटसेल्फ टू बी अ राइट कंडक्ट. अब पहले मान लो सेम सेक्स मैरिज को सोसाइटी अपने लिए एज अ कंडक्ट अडॉप्ट नहीं कर रही थी, राइट? अब सोसाइटी सेम सेक्स मैरिज को एज अ कंडक्ट अडॉप्ट करने लगी है. तो सोसाइटी के एथिक्स चेंज हुए, उसका कंडक्ट का डेफिनेशन चेंज हुआ, एंड देन नाउ यू आर सीइंग द लिबरेशन हैपनिंग इन द लीगल फ्रंट ऑल्सो. सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या बोला कि वी वांट द पार्लियामेंट टू डिस्कस एंड डेलिबरेट ओवर द एप्लीकेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज. क्यों पार्लियामेंट? क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी. भाई हम थोड़ी बैठ के डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट ही डिस्कस कर सकता है ना, वही लॉ बनाएगा. तो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सोसाइटी. तो एथिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट लॉ, इट इज ऑल्सो एट टाइम्स अ मोरल गाइड टू द लॉ. बिल्कुल बिल्कुल. सो हाँ बिल्कुल, क्या पॉइंट है ये? दिस पॉइंट इज कि एथिक्स गाइड्स लॉ. सबको बात समझ में आ गई भाई? बट समटाइम्स इट इज ऑल्सो द अदर वे अराउंड. कई बार ऐसा होगा कि लॉ भी एथिक्स को गाइड करेगा. ट्रिपल तलाक, सोसाइटी में इस कंडक्ट को सही माना जा रहा था, है कि नहीं? बट देन लॉ ने डिसाइड किया कि नहीं, ये चीज एथिकल नहीं है, तो हमने इसको क्या किया? खत्म किया. इसको लीगली खत्म करने के बाद क्या हुआ? नाउ द एथिक्स ऑफ सोसाइटी आर चेंजिंग. अब सोसाइटी इस कंडक्ट को सही नहीं मानेगा. एंट्री इनटू टेंपल, सबरीमाला, इस चीज को लॉ ने सही बताया, एंड नाउ वी आर सीइंग दिस हैपनिंग इन द सोसाइटी ऑल्सो. नाउ दिस कंडक्ट इज एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी. तो एथिक्स गाइड्स लॉ and law guides ethics. Both of these are the moral guides to each other. ये हमेशा अंत अनंत से चलता आ रहा है, ऐसा नहीं कि आज की बात है, हमेशा से चलता आ रहा है. Then ethics is not religion bound. भाई ऐसा थोड़ी है कि नहीं सिर्फ एक रिलीजन ही एथिक्स सिखाता है, या एथिक्स सिर्फ एक रिलीजन से ही एसोसिएटेड है, जो रिलीजन ने बोला उस चीज को माना तो एथिक्स, नहीं माना तो अनएथिकल. ऐसा नहीं है बिल्कुल भी.
Ethics is not just religion bound. Religious values, yes, can be ethical, but ethics can also be beyond religious values. तो इन चीजों का जब भी ऐसे वेन डायग्राम बनाते हैं ना हम, तो इस तरीके से बनाते हैं। देखो अब यहां पे आप कुछ भी लिख दो, यहां पे आप फीलिंग लिख दो, यहां पे आप लॉ लिख दो, यहां पे आप रिलीजन लिख दो, भी जो भी चीजें हैं, एंड दिस इज एथिक्स। देयर विल बी सम थिंग्स दैट विल ऑलवेज बी ओवरलैपिंग, है ना। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो लॉ में भी होंगी, एथिक्स में भी होंगी, जो रिलीजन में भी होंगी, एथिक्स में भी होंगी, लेकिन कुछ चीजें हमेशा एथिक्स के, रिलीजन के परे होंगी। अब एग्जांपल दिया ना मैंने, सबरीमाला, ट्रिपल तलाक, वो सब क्या है? रिलीजियस चीजें ही थी ना, लेकिन एथिक्स उनके परे है। वहीं साथ साथ में मान लो आप अहिंसा देखो, अहिंसा, नॉन वायलेंस, लव, चोरी ना करना, ये सब चीजें रिलीजन में सिखाते हैं और ये एथिकल भी हैं। तो कुछ चीजें हमेशा ओवरलैप भी करेंगी, कुछ चीजें हमेशा बियॉन्ड भी होंगी। गेटिंग माई पॉइंट? एथिक्स इज नॉट द सेम एज सोसाइटल नॉर्म्स, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, यानी सब सोसाइटल नॉर्म्स ही थे, सबरीमाला, ट्रिपल तलाक टाइप की चीजें। एंड एथिक्स इज नॉट अबाउट पर्सनल बेनिफिट। आपको हमेशा ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा बेनिफिट क्या है, बिकॉज दैट इज द ग्रीड। जस्ट लुकिंग आउट फॉर पर्सनल बेनिफिट इज व्हाट? ग्रीड। एंड देयर इज इनफ इन द वर्ल्ड फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। किसकी कोटेशन है? महात्मा गांधी जी की, है ना। करेक्ट। तो यहां से मैं क्या समझ में आया कि एथिक्स इज नॉट अबाउट पर्सनल बेनिफिट ऑल्सो। अब बहुत बड़ा एग्जांपल है, एक बच्चे को लग सकता है एग्जाम में चीटिंग करूंगा बड़े नंबर आएंगे, है ना। उसके लिए ये चीज बहुत सही हो सकती है, बट क्या ये चीज सही है? अब यहां पे लगाओ जो मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि मान लो आप इस चीज को नॉर्मलाइज कर दो। कैसे देखें कोई चीज एथिकल है कि नहीं है? वैसे तो बहुत तरीके हैं, बट एक बहुत ही बड़ा तरीका है जो इमैनुअल कांट ने दिया था, बहुत ही बढ़िया। कि भाई आप ये देखो, यू सी दैट यू आर टेकिंग एन एक्शन एंड नाउ इफ आई मेक दिस एक्शन यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, तो आर यू ओके विद दैट? कैन वी कन्वर्ट योर एक्शन इनटू यूनिवर्सल लॉ, इनटू यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एक्शन? सोचो कह रहे हाँ सर चीटिंग को तो कर सकते हैं, एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल नहीं, नहीं नहीं बना सकते। समझो बात को। अभी लग सकता है ऐसा, जब मैं एथिकल इगोइज्म पढ़ाऊंगा, जब मैं मॉरल चारवाक पढ़ाऊंगा, तो ये वापस कॉन्सेप्ट आएगा। आपको लग सकता है ऐसा कि हाँ सर सबको चीटिंग अलाउ कर दो, क्या दिक्कत है, सबके मार्क्स बढ़िया आ जाएंगे। बट नाउ एक्सट्रापोलेट इट, थिंक अबाउट अ सिविल इंजीनियर जो चीटिंग करके मार्क्स लेके आया है, आपका घर बनाने आ गया कल, अब चाहिए आपको एक इंजीनियर। थिंक अबाउट अ डॉक्टर, है ना, आप बिल्कुल डेथ बेड पे हो, लास्ट मोमेंट, उसको सर्जरी करनी है आपकी, चीटिंग करके मार्क्स आए थे, है ना। अ लॉयर हैव टू डिफेंड यू इन अ केस जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, आप पे मर्डर चार्ज लग गया है, फांसी हो सकती है, चीटिंग करके मार्क्स आए थे। देखा? अब नहीं है ना एक्सेप्टेबल। तो लग सकता है नैरो टर्म में कि क्या दिक्कत है, चीटिंग ही तो कर रहे हैं, हार्मलेस सी चीज है, बट नहीं है ऐसा, है ना। समथिंग दैट इमैनुअल कांट सेड वर्क्स, कि भाई इस चीज को अगर मैं एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एक्शन बना दूं तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा, है ना। तो इट इज नॉट अबाउट पर्सनल बेनिफिट्स ऑल्सो। नाउ पहला टॉपिक जो इसमें अच्छा है और जिसको हम पढ़ेंगे, दैट इज द ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन कीवर्ड्स को जब आप समझोगे तभी आप अपने आंसर में को यूज कर पाओगे, डायरेक्टली इन पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, एथिकल थियरी इनटू थ्री ब्रांचेस, तीन ब्रांचेस हम इसमें पढ़ेंगे। The first branch is normative ethics. The first branch is normative ethics. देखो, normative ethics ये कहती है कि what is morally right or wrong, especially during ethical dilemma. अब ये भी एक टर्म है, ethical dilemma, इसका क्या मतलब होता है भाई? What is ethical dilemma?
हाँ बोलिए। डायलेमा इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट डू यू वांट, हाँ बोल सकते हैं। हाँ आप बोलिए सबसे पीछे। वेरी गुड, है ना। डायलेमा कैन नेवर हैपन बिटवीन वन राइट एंड वन रॉन्ग, तब तो कोई डायलेमा ही नहीं है ना। डायलेमा होता ही ऐसी चीजों में है जो या तो दोनों सही हो या दोनों गलत हो फिर भी करना है ना, बिटवीन टू राइट्स और टू रॉन्ग्स, है ना। अब जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, बहुत ही क्लीशेड, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत ही क्लीशेड सा एग्जांपल है बट बेस्ट एग्जांपल है। अब इसमें से कोई चीज गलत नहीं है ना। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ये बात ऑब्वियसली सही है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए ये बात भी सही है भाई। बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सिर्फ जंगल में थोड़े रहेंगे, तो दोनों बातें सही है अपनी जगह। अब इन दोनों में से किसको चूज करें, है ना। दैट इज व्हाट नॉर्मेटिव एथिक्स टीचेस यू। व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, है ना, मॉरली क्या चीज सही है क्या चीज गलत है उसके बारे में गाइड करता है, स्पेशली एथिकल डायलेमास के केसेस में। इसके 3 मेजर स्कूल्स हैं, टीलियोलॉजिकल, डियोंटोलॉजिकल एंड वर्च्यू एथिक्स। इनको पढ़ा देता हूं पहले। टीलियोलॉजिकल, डियोंटोलॉजिकल एंड वर्च्यू एथिक्स। अब इनको एक एक करके समझ लो। सबसे पहले टीलियोलॉजिकल, देखो टेलोस करके एक वर्ड होता है, वहां से वर्ड टीलियोलॉजिकल निकल के आया। इसका मतलब है टू व्हाट एंड, है ना, टू व्हाट एंड। मैंने पहले यहां पे सी लिखा था, उसका मतलब है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, वही इसका पैरेलल थियरी है। खैर समझाता हूं इसको मैं। सो व्हेन, अब वो वाली बात याद रखना, अ गाइड टू व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, है ना, इसका गाइड है। अब टीलियोलॉजिकली जब हम गाइडेड होते हैं, कॉन्सिक्वेंशियली जब हम गाइडेड होते हैं, तो हमें यह बताया जाता है कि एक्शन अगर सही है तो सब कुछ सही है। व्हाट इज राइट, समथिंग हुज एंड इज राइट। समझो, टीलियोलॉजिकल क्या बोलेगा कि राइट और रॉन्ग का मैं गाइड हूं, है ना। कैसे गाइड हो आप, कैसे बताओगे राइट है कि रॉन्ग है। तो बहुत सिंपल है, आपका एंड रिजल्ट क्या है। अगर आपका एंड रिजल्ट सही है ना, अगर आपका एंड रिजल्ट जो है वो सही है तो बाकी सब कुछ ठीक है फिर। तो व्हेन एथिक्स, व्हेन राइट एंड रॉन्ग आर गाइडेड बाय द एंड एंड द एंड रिजल्ट, दैट इज टीलियोलॉजिकल या कॉन्सिक्वेंशियलिज्म इज द अदर वर्ड फॉर दिस, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। इसको समझा देता हूं। Teleological ethics or consequentialism judges actions by their outcomes, the ultimate outcomes, the end result, the end goal. उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका एक्शन क्या था, नहीं, उसको इस बात से सिर्फ फर्क पड़ता है कि उसका फाइनल आउटकम क्या है। जैसे मान लो रॉबिन हुड थेफ्ट इज जस्टिफाइड, रॉबिन हुड क्या करता था, अमीरों से चुरा के गरीबों को देता, ऐसा कुछ था ना। नाउ इसका एक्शन क्यों जस्टिफाइड होगा कि भाई एंड रिजल्ट आपने क्या अचीव किया, आपने एंड रिजल्ट ये अचीव कर लिया कि आपने वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, राइट। तो इसलिए आपका अब एक्शन भी सही हो गया, आपका पूरा का पूरा एथिकल हो गया ये। तो जब आप रॉबिन हुड से आप पूछोगे, है ना, इस चीज को फ्लो चार्ट के रूप में समझना भाई, सब लोग यहां समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। रॉबिन हुड्स एक्शन एथिकली राइट और रॉन्ग, रॉबिन हुड ने जो किया वो एथिकली राइट था या रॉन्ग था। नाउ फर्स्ट वी पास इट थ्रू द प्रिज्म ऑफ टीलियोलॉजी। क्या बोलेगा ये, राइट बोलेगा, यस। व्हाई, व्हाई, बिकॉज द एंड रिजल्ट इज राइट, बिकॉज यू रीडिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ करेक्टली। ठीक है, इसी चीज को जब आप पास करोगे थ्रू द प्रिज्म ऑफ डियोंटोलॉजी। डियोंटोलॉजी क्या कहता है, हाँ, द मीन्स आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंस आपका तरीका है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका तरीका है। आपका एंड रिजल्ट, आपका गोल कुछ भी हो फिर, और तरीका क्या था आपका कि आपने चोरी करी है ना, द तरीका इज थेफ्ट। तो क्या थेफ्ट सही हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसलिए इस चीज को हम क्या बोलेंगे, नो, दिस इज नॉट एथिकली राइट।
है ना. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर थियरी. यूटिलिटेरियनिज्म बाय बेंथम एंड मिल प्रमोट्स द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर. अब ये भी टेलियोलॉजी और कॉन्सिक्वेंशियलिज्म का ही एक पर्टिकुलर फंडा है. टेलियोलॉजिकल एथिक्स, जिसको कॉन्सिक्वेंशियलिज्म भी बोलते हैं, इसी का एक फंडा है यूटिलिटेरियनिज्म. यूटिलिटेरियनिज्म एक वर्ड है, इसमें यूटिलिटी है ना. यूटिलिटेरियनिज्म दिया था दो फिलोसोफर, जिनको हम आगे भी पढ़ेंगे, बेंथम एंड मिल ने. अब ये लोग क्या बोलते थे कि भाई, हाँ, यू हैव टू एवरी एक्शन that achieves the greatest good for the greatest number is an ethically right action. समझ रहे हैं बात को, कि कोई भी ऐसी चीज जिससे सबसे ज्यादा लोगों के लिए, सबसे ज्यादा लोगों मतलब ग्रेटेस्ट नंबर के लिए ग्रेटेस्ट गुड आप ला सको, है ना. सबसे ज्यादा लोगों का जो भला करे वो चीज सही है. सुनने में तो सही लग रहा है, जो चीज सबसे ज्यादा लोगों का भला करे वो चीज सही है. हाँ, अच्छी बात है. अब इस पे वही रॉबिन हुड को पास करो. क्या रॉबिन हुड ने सबसे ज्यादा लोगों का भला किया था? किया है ना. तो यस, यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से तो सही है. अंडरस्टूड. तो यहां पे आप ये नहीं देखते हो कि भला किया कैसे. यू डोंट लुक एट द हाउस, यू लुक एट वॉट इज द एंड रिजल्ट. The end result is that you have achieved the greatest happiness या फिर the greatest good for the greatest number of people. कैसी पॉलिसी बनाए हम जो ग्रेटेस्ट नंबर को खुश रखे, उसका ग्रेटेस्ट गुड अचीव करे. एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसा काम करे जो उसकी डिस्ट्रिक्ट में ग्रेटेस्ट गुड करे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लोगों के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अ पॉजिटिव ऑफ दिस कैन बी द पीडीएस. सबको पता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. राशन देना, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक ब्यूरोक्रेट अगर ये इंश्योर कर रहा है कि सबको पीडीएस मिल रहा है, एट द एंड सबको पीडीएस मिल रहा है, तो दैट इज ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर और नॉट है. एक सिनेरियो बताता हूं, चलो सोचो. मान लो कल को एक कानून पास हो गया, देयर इज अ लॉ दैट एवरी इंडिविजुअल विल बी गिवन राशन ओनली व्हेन दे विल डू द आधार एंड मोबाइल लिंकेज. मेरी बात को ध्यान से समझना भाई. कल को एक लॉ पास हो गया कि ओनली दोज पीपल विल बी अलाउड टू टेक राशन हुज आधार इज लिंक्ड टू देयर मोबाइल नंबर. यू आर द डीएम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, यू हैव टू अप्लाई दिस. आपको अगले 15 दिन में राशन बांटना है, और ये कानून आज अप्लाई हो गया है. अगले 5 दिन में, मान लो परसों बांटना है राशन. अब आपको पता चलता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में तो 10,000 लोगों का ये लिंक्ड ही नहीं है. तो इस क्या करोगे आप ऐसे टाइम पे? विल यू अप्लाई दिस प्रोसेस एंड नॉट गिव राशन टू दोज पीपल? दिस इज, ये तो सही है ना. ड्यूटी तो यही थी आपकी, आपका तरीका तो यही है कि हाँ, आप उस लॉ को अप्लाई करो. But are you then achieving the greatest good for the greatest number? तो 10,000 लोग का क्या होगा? उनको तो राशन नहीं मिला, भूखे रह गए वो तो. एथिकल डायलेमा लेडीज एंड जेंटलमैन. नॉर्मेटिव एथिक्स that guides you through ethical dilemmas. दोनों में से कोई भी चीज गलत नहीं है. घोस्ट बेनिफिशियरीज हटाने थे तो आधार और मोबाइल लिंकेज करनी थी. यस सर. राशन देना है भाई, वो 10,000 लोग भूखे रह जाएंगे 1 महीने के. दोनों चीजें सही हैं. उसके बीच में जब एथिकल कंडक्ट करना हो तो आप क्या अप्रोच अपनाते हो, दैट डिफाइंस योर नॉर्मेटिव एथिक्स. आंसर नहीं चाहिए मुझे, आपको समझ आना चाहिए कि प्रॉब्लम पढ़ क्यों रहे हैं नॉर्मेटिव एथिक्स. हम रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएगी जो मैं नॉर्मेटिव एथिक्स सॉल्व करूंगा. अब यहां पे कॉन्सिक्वेंशियलिज्म क्या बोलेगा, टेलियोलॉजी क्या बोलेगी, यूटिलिटेरियनिज्म क्या बोलेगा, बताओ. राशन देना है कि नहीं देना है? देना है ना. टेलियोलॉजी, यूटिलिटेरियनिज्म और कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के हिसाब से तो आपको राशन देना चाहिए.
because ultimately this will help you achieve the greatest good for the greatest number. The end result has to be perfect. The method don't matter. एंड रिजल्ट आना चाहिए. एंड रिजल्ट यही है कि राशन सबको मिले, बात खत्म हुई, चाहे कैसे भी मिले. उसको तो खैर डिस्कस करेंगे कैसे मिलेगा कैसे नहीं, बट दिस इज वन पर्टिकुलर थियरी. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. Now listen to this. Examples of teleological thinking includes public welfare programs, big dams and affirmative action policies. बड़े बड़े डैम बनाते हैं, पानी को रोकते हैं, है ना, उसके चक्कर में कई बार मछलियां परेशान, है ना, कुछ गांव डूब जाते हैं, 10-10 हजार लोग एक साथ रिहेबिलिटेट होते हैं, लेकिन फायदा क्या है? 3 लाख लोगों को पानी मिल गया, 30 लाख लोगों को पानी मिल गया. You had to displace 10,000 people when you're constructing a big dam, but because of that, the end result was that you gave water to 3 lakh people, 30 lakh people. Greatest good for greatest number. So which number is the greater number? 10,000 और 30 लाख, है ना? तो जो काम इस 30 लाख लोगों के लिए ग्रेटेस्ट गुड लेके आए, एथिकल है. समझ में आ रही है बात? A doctor in pandemic chooses to allocate a limited ventilator to a younger patient with higher chances of survival than an elderly one, aiming to maximize overall lives saved. है ना, कि भाई 4 वेंटिलेटर, सोचो, you're a doctor, you have 4 ventilators, you have 4 young people and 4 elderly. 4 ही वेंटिलेटर हैं, चारों काफी क्रिटिकल, वेंटिलेटर चाहिए ही चाहिए. हाउ डू यू डिसाइड whom to give the ventilator? नहीं, चारों नॉर्मल, अरे यार अपने तरफ से थोड़ी ऐड करनी है चीजें, चारों नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, नॉर्मल सिटीजन्स हैं. ये क्या लॉजिक हुआ? ऑब्वियसली डोंट चेंज द पैरामीटर्स ना. खैर, द पॉइंट इज नॉट द आंसर टू इट, द पॉइंट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. कि ऐसे टाइम पे अगर डॉक्टर चूज करता है कि अगर मैं इन 4 लोगों को वेंटिलेटर दूंगा जो यंग हैं, तो इनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बेटर होंगे. इसी को बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म, है ना. जब उसका ये देखे और इन चारों को दे दिया, तो ऐसा हो सकता है कि एंड रिजल्ट ऑफ लाइफ सेव्ड इज 0. गेटिंग इट? और इन चारों को दिया तो एंड रिजल्ट माइट बी प्लस का 4. तो जब एथिकल डिसीजन मेकिंग सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर से हो कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, 4 वर्सेस 0, कैसे होगा? दैट इज नॉर्मेटिव एथिक्स का फर्स्ट ब्रांच, लेडीज एंड जेंटलमैन, टेलियोलॉजी. द एक्शन इज गाइडेड बाय टेलियोलॉजिकल एथिक्स विद द मॉरल वर्थ ऑफ एन एक्ट इज जज्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. Moral worth of an act is judged by its consequences. Though emotionally difficult, the decision aligns with the utilitarian principle, greatest good for the greatest number. Clear? Concept समझ में आया भाई सबको टेलियोलॉजी का? Okay. The next theory within normative ethics is that of deontology. Okay, I'll increase the English part. Okay, sure. So the next particular theory within the normative ethics is that of deontology. Deontology क्या कहती है भाई? It is a complete reversal of teleology, where teleology said that you have to focus upon the end result, है ना, the process, the steps don't matter. Deontology says that भाई सबसे important ही process है. Process is the most important, your steps are the most important, your intention is the most important. The end results don't justify the means. The end results don't justify the means. इसमें सबसे परफेक्ट आता है, हाँ सबसे पहले लाइन पढ़ लो. Deontological ethics focuses on the inherent morality of actions regardless of the outcomes. Outcome कुछ भी है, that does not matter. आप मेहनत करो, आउटकम कुछ भी है, that does not matter. आपकी मेहनत में इनहेरेंट मोरालिटी है. आपने चोरी करके एक गरीब अमीर के पैसे गरीब को दे दिए, तो एंड रिजल्ट डोंट मैटर. आपके एक्शन की मोरालिटी क्या है? आपका एक्शन था कि आपने चोरी करी, उसकी इनहेरेंट मोरालिटी ये है कि वो गलत है. द इनहेरेंट मोरालिटी ऑफ रोबिंग समबडी टू प्रोवाइड इट इवन टू द पुअर पीपल इज इनहेरेंटली रॉन्ग. योर एक्शन कैरीज अ
इनहेरेंट मोरालिटी, इसका परफेक्ट है आपका कांट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। एक बार लाइन पढ़ लो फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। इट स्टेट्स दैट वन शुड एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू द मैक्सिम्स दैट कैन बी यूनिवर्सली अप्लाइड एज अ मॉरल लॉ। परफेक्ट। क्या बोल रहे हैं कि भाई वन शुड एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू द मैक्सिम, किसी भी इंसान को इस तरीके से एक्ट करना चाहिए कि अगर उसके एक्शन को हम एक यूनिवर्सली अप्लाइड होने वाला मॉरल लॉ बना दें, इफ आई मेक योर एक्शन टू बी अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल मॉरल लॉ, तो उस पर्टिकुलर चीज में फिर उस पर्टिकुलर एक्शन को आप मानोगे कि नहीं मानोगे? क्या वो फिर सबका भला करेगा? है ना? टुडे आई एम सेइंग दैट यू विल स्टील फ्रॉम समवन एंड गिव टू समबडी एल्स. What if this becomes a moral law, a universally applicable moral law? तब क्या करोगे? Will then you support this particular moral law? Is the question. इस पर्टिकुलर कांट की कैटेगरी के इंपेरेटिव पे आप इतने आर्ग्यूमेंट जनरेट करोगे, इसका कोई हिसाब नहीं है। आप कोई भी एक चीज उठाओ, एनीथिंग एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल स्टॉकिंग अ गर्ल, take this as for a point, है ना? If, for example, if a group of boys is stalking a girl and then you apply the Kant's categorical imperative to this particular thing, कि भाई हम एक यूनिवर्सल लॉ बना देते हैं, एक मॉरल, है ना? आप बिल्कुल सही, आपकी स्टॉकिंग में कोई दिक्कत नहीं, आप करो स्टॉक, बस ये है कि फ्रॉम नाउ दिस स्टॉकिंग विल बी अ मॉरल यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ, है ना? हमने आपकी स्टॉकिंग के सेक्शन को, इस बिहेवियर को पूरे सब पे अप्लाई होने वाला एक मॉरल लॉ ही बना दिया, घोषित कर दिया। अब आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा क्या? टुमारो व्हेन some family member of yours, your wife, your daughter, your sister, mother, when they will be walking and when they will be stalked, then you should not have any problem to this particular action, because आप इसको कर रहे थे, ये तो एक मॉरल हो गया ना, तो आपका तो बहुत ही अच्छा एक्शन था, तो वी आर मेकिंग इट अ मॉरली यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ, तो नाउ इज दैट एप्लीकेबल, नाउ इज दैट एक्सेप्टेबल टू यू। इसी पे एनवायरमेंट वर्सेज इकोनॉमी की डिबेट लगाओ, जब मैं आपको समझा रहा था। You're saying that you will develop roads, construction, infrastructure on the name of environment, destructing the environment. ठीक है, हम इसको एक मॉरल लॉ बनाते हैं, मेकिंग इट अ मॉरल यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ। हर किसी इंसान को अधिकार है, हर कंट्री को अधिकार है नाउ कि वो कितना एनवायरमेंट डिस्ट्रक्ट करें, कितना फॉसिल फ्यूल उड़ाएं, कितने पेड़ काटे, डेफोरेस्टेशन करें, कितना क्लाइमेट चेंज करें, कितनी ग्लोबल वार्मिंग करें, कितने पॉल्यूटेंट्स रिलीज करें, सबको अधिकार है पूरा का पूरा, कोई कुछ भी करे। अब कितने दिन सर्वाइव कर जाएगा? कैन योर एक्शन बी चेंज्ड इनटू अ मॉरली यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ? अगर आपको लगता है कि हाँ, my action is worthy enough to be constructed, to be changed into a moral universally applicable maxim, a law, बिल्कुल परफेक्ट, go ahead and do it. But if not, सेम बात चीटिंग के लिए आ गई। अब जो मैं समझा रहा था आपको, किसी भी एक्शन को आप इस पे लगा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना? मतलब आपके हर क्वेश्चन में एथिक्स के एक आर्ग्यूमेंट कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का बन सकता है, बनाना नहीं है हर एक में, बट बन सकता है। आई एम लाइक सेइंग दिस विद ऑल कॉन्फिडेंस। पिक अप दैट क्वेश्चन जो पढ़ा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं हम, है ना? एक लॉ बना देते हैं, मॉरली यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ, कि ऑल डिसीजंस विल नाउ बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Will now this be acceptable to you, given the fact that AI is biased? It can be manipulated with data. It can favor a few. स्किन कलर के बेसिस पे बाइज्ड है, जेंडर के बेसिस पे बाइज्ड है, नेशनैलिटी के बेसिस पे बाइज्ड है, रेस के बेसिस पे बाइज्ड है। क्यों? क्योंकि डेटा बेस्ड है ना भाई। नाउ इज दिस एक्सेप्टेबल टू यू एज अ यूनिवर्सल मैक्सिम? बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ जी।
answer. It's just the universal part we need to explain or incorporate realistic aspect also. Realistic. What we are saying is just a story. No, this is very much applicable. This is not just a theory. ये तो perfectly applicable है ना, पूरा application में समझा रहा हूं. How is this just a theory? ये सिर्फ theory कैसे है? ये तो theory based ही application में है, reality में है. कैसे सिर्फ theory लग रही है आपको? ये तो मैं सारे के सारे एग्जांपल जो इसके दे रहा हूं, ये तो सारे प्रैक्टिकल ही है ना. इकोनॉमी वर्सेस एनवायरनमेंट क्या है? क्वेश्चन है ना, दिखाया ना मैंने अभी, ग्रीड का क्वेश्चन है. तो उस ग्रीड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ये एक आर्गुमेंट बनेगा ना उसमें कि भाई ग्रीड को कैसे टेम करना है. ये था ना उसमें क्वेश्चन. हाउ डू यू पुट एन एंड टू दिस? ये क्वेश्चन था ना. हाउ डू पुट एन एंड टू दिस? एंड दिस इज व्हाट? दिस इज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज. हाउ डू पुट एन एंड टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज? इफ यू मेक पीपल रियलाइज दैट देयर एक्शंस आर नॉट अ मोरल यूनिवर्सल मैक्सिम. अगर आप हर कंट्री को ये बात समझा दो, अगर आप हर इंडस्ट्री को ये बात समझा दो कि जो आप पॉल्यूशन कर रहे हो, अगर आप हर इंसान को ये बात समझा दो कि जो आप ये ग्रीड की भावना लेके, इफ यू आर पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन द लॉन्गर टर्म, because then this will be applied to everybody and everybody will be able to pollute the environment in an equally manner. तो वो चीज अप्लाई नहीं होगी. फिर आपको ये थोड़ी बताना है कि चल क्या रहा है, आपको तो बताना ठीक कैसे करना है. What you are, समझो बात को. There is never an ideal world but the one that we aspire for, है ना. तो ये सब तरीका उसको एस्पायर करने का ही तो है. ओके, क्लियर है भाई सबको? एग्जांपल्स ऑफ डियोंटोलॉजिकल एथिक्स इंक्लूड्स रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, नॉन वायलेंस एज एथिकल ड्यूटीज इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स, है ना. राइट. गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पुल बैक करना. थिंक अबाउट इट. Gandhiji pulled back from the non-cooperation movement despite knowing that this movement can lead to India's independence or at least dominant status. Despite that pulling back from the movement because the movement became violent. This was a core deontological phenomena. That I am focusing upon my actions, my means. My means will justify my end result. या फिर ये कह लो, my means are the end in itself. मेरा तरीका, मेरा रास्ता ही अपने आप पे सर्वोपरि है. द मीन्स इज समथिंग दैट इज पैरामाउंट. क्लियर है सबको ये दो थियरीज? एक बार वर्च्यू एथिक्स को पढ़ा देता हूं, फिर डाउट लेंगे ऑनलाइन वाले बच्चों की भी. वर्च्यू एथिक्स एम्फसाइजेस मॉरल कैरेक्टर एंड वर्च्यूज लाइक ऑनेस्टी, करेज, मॉडरेशन वगैरह. सो वर्च्यू एथिक्स क्या बोलती है कि एनी एक्शन, अब देखो वापस से वहीं आ जाओ, बिल्कुल कोर मत भूलना. व्हाट आर वी स्टडीइंग? द गाइड टू मॉरली राइट एंड रॉन्ग. ठीक है. सबसे पहले हमने देखा something is morally right or wrong based upon its end result. फिर हमने देखा something is right or wrong based upon its process, upon its means, upon how it's done. Last है virtue ethics जो ये कहता है कि anything that upholds virtues is right, anything that puts down virtues is wrong. Simple. कोई भी ऐसी चीज जो virtues को uphold करे वो सही है, जो virtues को put down कर दे वो खराब है. बस simple है. ओके वो वर्च्यूज कुछ भी हो सकते हैं, ऑनेस्टी, करेज, मॉडरेशन, फलाना ढिमाका. जब आप पढ़ोगे आगे तो पढ़ोगे प्लेटो ने 4 कार्डिनल वर्च्यूज दिए थे, ये वो, दैट कैन बी सीन. ओके तो ये तो बहुत सिंपल है कि भाई कोई भी चीज आपकी वर्च्यू को अपहोल्ड करे, दैट इज करेक्ट. एनी वर्च्यू, है ना, अपहोल्डिंग वर्च्यूज इज करेक्ट. समथिंग दैट इज पुटिंग वर्च्यूज डाउन इज इनकरेक्ट. इसने बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन दिया. यहां पे आप एक चीज देख रहे होंगे, एरिस्टोटल साइड ऑफ द गोल्डन मीन प्रमोट्स अ बैलेंस्ड वर्चुअस लाइफ. ये मैं समझा देता हूं ताकि डाउट ना रहे. हालांकि जब एरिस्टोटल पढ़ेंगे तब बेटर समझ में आएगा, बट स्टिल. सो देयर इज अ ग्रीक ट्रिनिटी, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, है ना. ये ग्रीक ट्रिनिटी कहलाती है. अब इनको डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे, बट सोक्रेटिस के शिष्य प्लेटो थे, प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल थे. अब इन तीनों ने ही वर्चुअस लाइफ की बात करी है ना. और इनके हिसाब से वही है वर्चुअस लाइफ जो वर्च्यू को अपहोल्ड करे. वर्च्यू एथिक्स यही है जो वर्च्यू को अपहोल्ड करे. तो ये अपहोल्ड होगा कैसे? तो एरिस्टोटल ये कहते हैं, एरिस्टोटल का तरीका है जिसको बोलते हैं गोल्डन मीन. गोल्डन मीन कि किसी भी इंसान को कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ शुड समबडी लिव. तो समबडी और एवरीबडी शुड लिव अ लाइफ बेस्ड अपॉन द गोल्डन मीन. हाउ? फॉर एग्जांपल, दीज आर द 2 एक्सट्रीम्स ऑफ एक्शंस दैट समबडी कैन टेक, है ना. ये 2 बहुत ही एक्सट्रीम्स हैं किसी भी चीज के. फॉर एग्जाम्पल, वन इज कायरता, कोवर्डिस जिसको बोलते हैं हम, और दूसरा क्या है? इसका बिल्कुल उल्टा क्या हो सकता है? नहीं, करेज नहीं, वही समझा रहा हूं. कॉवर्ड इसका बिल्कुल उल्टा है, रेकलेसनेस.
समझना बात को। यू आर स्टैंडिंग ऑन द 8th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, है ना, इज इट करेजियस टू जंप फ्रॉम देयर? मैं तो बहुत ब्रेव हूं, मैं तो जंप कर जाऊंगा। ये क्या करेज हुआ भाई, है ना? मैं बहुत ही तेज बाइक चलाऊंगा, 180 क्रॉस करूंगा आज तो बाइक पे, बहुत ही करेजियस हूं मैं, बहुत ही ब्रेव हूं। इज दिस करेजियस एंड ब्रेवरी? नो, दिस इज नॉट करेज एंड ब्रेवरी, दिस इज रेकलेसनेस, है ना। कंसिडर द सिचुएशन, कहीं कुछ ऐसा, एक बिल्डिंग में, नहीं बोलना नहीं, कुछ और बोलते हैं, कहीं को फ्लड आ गया है ना। हाँ नहीं नहीं, वैसे भी ओआरएन में दिक्कत ही है तो बोलते भी नहीं है। खैर, मान लो कहीं फ्लड आ रखा है, an area is flooded, है ना, you're seeing water logging everywhere, it's hugely flooded. Now you see that somebody is trapped, है ना, कोई trapped है, आपको उसको बचाना है। What will be cowardice? मुंह ही फिरा लिया, है ना, ना देखा ना सोचा। That is cowardice, that is कायरता, कि भाई सोचा भी नहीं किसी की लाइफ सेव करने के बारे में, है ना, नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट, नॉट इवन गिविंग इट अ थॉट, दैट इज कॉवर्डिस, कायरता। दूसरा क्या है, मेरे को लाइफ जैकेट नहीं चाहिए, मेरे को, मैं अभी कूदा इसमें, है ना, क्या पानी, I'll jump, I'll bring the person out and I'll be a national sensation. That is recklessness. करेज क्या है फिर? करेज है इसके बीच का गोल्डन मीन, जो क्या बोलेगा, मुंह भी नहीं फेरना है और बेवकूफ पना भी नहीं करना है। टेक अ लाइफ जैकेट, इफ यू आर ट्रेन्ड, इफ यू नो हाउ टू स्विम, टेक अ लाइफ जैकेट, take a life jacket for the other person, take an oxygen cylinder maybe, and then go and save that person. That is called being courage and having bravery, being brave, being courageous. अब देखो वर्च्यू अपहोल्ड हुई कि नहीं हुई? ये करने से वर्च्यू अपहोल्ड हुई ना। That is what Aristotle said, कि भाई don't live your life on extremes, then that is not a virtuous life. Your life should be lived on the golden mean between the two extremes, and then you will be living a virtuous life. समझ में आई बात? तो दिस इज वन सच एग्जांपल। बेसिक सिंपल फंडा ये है नॉर्मेटिव एथिक्स। जस्ट टू समराइज एक बार मैं समझा देता हूं सबको लास्ट में। नॉर्मेटिव एथिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ एथिक्स जो गाइड करती है आपको राइट या रॉन्ग के बारे में, कि क्या चीज राइट है, डुएबल है या कर सकते हो, और क्या चीज रॉन्ग है। इसके अलग अलग फिलोसोफर्स और अलग अलग फिलोसफीज हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन फिलोसफी दैट इज यूटिलिटेरियनिज्म। इसको आप टेलियोलॉजी या कॉन्सिक्वेंशियलिज्म से भी समझ सकते हो, जो ये बोलती है दैट राइट या रॉन्ग डिपेंड्स अपॉन द एंड रिजल्ट। इफ द एंड रिजल्ट इज राइट, द एक्शन इज राइट, इफ द एंड रिजल्ट इज रॉन्ग, द एक्शन इज रॉन्ग। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग, है ना, the utility of something. This also says that you have to always aspire to achieve the greatest good for the greatest number of people. If you are achieving the greatest good for the greatest number of people, anything that you do is going to be right. If not, then it is going to be wrong. Then there is a second theory within normative ethics, that is deontology. Deontology says that your means will justify your end. आपका means सही होना चाहिए, आपका तरीका, आपका रास्ता सही होना चाहिए, आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, आपके स्टेप्स सही होने चाहिए। If they are right, everything is right. You are morally guided to do the right thing, and if not, then you are doing the wrong thing. The end result don't matter. The end result, the means is in itself the end. And then there is a last theory within normative ethics, that is of virtue ethics, जो ये बोलता है कि anything that upholds the virtues is right, and anything that puts the virtues down is wrong. What we understand, we conquer.